हेलो एवरीवन, माय नेम इज दुर्गा शुक्ला और आज जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल पर मैं आप सभी लोगों को जो पेपर 4, 5, 6 का हम लोगों ने वादा किया था कि ये तीनों के तीनों पेपर जो इस यूपी पीसीएस में अब ऐड हुए हैं इनको हम कवर कराएंगे। कम से कम पेजेस में, कम से कम मेहनत में कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वो आइडियाज आपको हम देंगे, वो तरीका सिखाएंगे, वो एक मार्ग हम आप लोगों के लिए प्रशस्त करेंगे जिससे कि उस पर चल के जितना बेहतर स्कोर किया जा सके वो आप कर सकें। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जुड़िए, कमेंट्स करिए, चीजों को देखिए, इसको पढ़े, पहले तो इस चीजों को सुनिए, फिर देखिए अगर इनमें अगर कहीं से भी प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है ना तो आप कमेंट करिए, उन सारी चीजों का समाधान हम करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जो सबसे पहली और सबसे प्राथमिक आवश्यकता है वो होती है जुड़ना। जब तक जुड़ेंगे नहीं, चीजों को जानेंगे नहीं, फिर हमारा पढ़ाना न पढ़ाना या कोई चीज बताना एक व्यर्थ की तरह चला। एक नदी है, वो बह रही है, हिमालय से निकले और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जा रही है। ये तो आपके ऊपर है कि आप उस पर बांध बना पाते हैं, कि उस पर नहर बना पाते हैं, कि उस पर रिजर्वायर बना पाते हैं, कि उससे कोई नई चीजें पैदा कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में। सब कुछ करने के लिए जो आवश्यक चीज है वो है जुड़िया। तो जुड़ना, तो सबसे पहले आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए जीएस फोरम के ऑफिशियल चैनल से, जिससे कि आप तक हम उन सारी चीजों को पहुंचा पाए। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में अभी एराइज हुआ था ना कि सर सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर लेते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जीएस पेपर 4 का, जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर है। मेंस में पूछा जाता है चौथा चैप्टर, तो चौथा पेपर जो है पेपर 1, 2 और 3, ये तीनों ज्यादातर कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में इसके मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिए जाते हैं। मोर देन 80% जो पेपर 1, 2 और 3 का पेपर है वो प्रीलिम्स में ऑलरेडी आपके द्वारा कवर्ड किया जाता है। 2-4 चीजें हैं जो छूट जाती हैं तो उनको हम बाद में पढ़ भी लेते हैं। लेकिन जो पेपर 4 है, एथिक्स का पेपर, वो एक नया मेंस प्रीलिम्स के बाद एक नया पेपर उभर के आता है और समझ में नहीं आता कि इसमें हम करें क्या। तो अब वही चीज हम आपको बताएं कि क्या करिए जिससे कि इस एथिक्स के पेपर में कम से कम समय में आप कितना बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये उससे हमने डाउनलोड किया है यूपी पीसीएस की वेबसाइट से। तो 8 टॉपिक में इन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसमें कि नीति शास्त्र के बारे में है, अभिवृत्ति के बारे में है, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में है, मूल्यों के बारे में है, और नैतिक विचारक और दार्शनिकों का क्या योगदान है एथिकल कॉन्सेप्ट्स में उनका है। तो इसमें लोग पब्लिक सिविल सर्विसेज के वैल्यूज के बारे में है, और फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी के बारे में है। इसके अलावा केस स्टडीज पूछी जाती हैं। इतने में ही पूरा पेपर खत्म हो जाता है। पूरा पेपर का सिलेबस पढ़िए ना, तो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में आपको अधिकतम 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन समस्या अब उभर के ये आती है कि संवेगात्मक बुद्धि की ही अगर बात करें कि संवेगात्मक बुद्धि में पढ़े क्या, पूछा क्या जाएगा, पिछले प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में क्या पूछा गया है, उन सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे कि हर एक चैप्टर में क्या पढ़ना है। अगर आप किताब भी कोई चीज उठाते, कोई भी किताब उठा लीजिए आप, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए 2 ही 3 राइटर्स की किताबें आती हैं, उठाइए तो पता चलता है 500 से 600 पेज की किताब है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि 600 पेज में क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो उन्हीं चीजों को लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि क्या पढ़ना है। इतने सारे मोरल थिंकर, सबसे पहले तो एथिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहला चैप्टर जो टैकल करना चाहिए, पहला चैप्टर आपको कुछ और देगा, लेकिन फिर भी हमें पहले क्या पढ़ना है वो है मोरल फिलोसफिकर्स का, जो भी दार्शनिक हैं उन दार्शनिक की क्या विचारधाराएं हैं, उसको एथिक्स के पेपर में कैसे कवर करें कि बेहतर से बेहतर अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड इन सिविल सर्विसेज, कि इन जो हमारे वैल्यूज पर क्वेश्चन पूछ दिया, एटीट्यूड पर पूछ दिया, एटीट्यूड पर पूछ दिया, तो उनमें इन दार्शनिकों का क्या योगदान है, इनकी वैल्यूज के बारे में, इनकी जो जो कथन है ना, इसको उन आंसर्स में कैसे लिखा जाए। और ये चीजें पेपर 4 में ही नहीं, पेपर 1, 2, 3 में भी काम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम मोरल थिंकर की बात करते हैं, तो सबसे पहले मोरल थिंकर आते हैं सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल। ये जो तिकड़ी है तीनों लोगों की, इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन वो माइन्यूट डिफरेंस इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आता। पिन पॉइंट डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा। इन तीनों के अलावा थॉमस एक्विनास, हॉब, ये 2 आते हैं। थॉमस एक्विनस और थॉमस हॉब्स के बारे में बात की जाती है, तो इनके 2-2, 4-4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। जॉन लॉक और रूसो, इनको एक साथ उठा के इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। रॉल्स मिल्स और मिल्स को फिर एक साथ पढ़ना है। और अंत में जैसे कि इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में आप लोगों ने जीएस पेपर 1 में, या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री में, जो फिलोसफिकल पार्ट है ना इंडियन एथिक्स का, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का, उसमें पढ़ते हैं आप लोग बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म जैसे मध्यम मार्ग को प्रशस्त करता है ना, एक मध्यम मार्ग को अप्रोच करने की कोशिश करता है, वैसे ही कांट भी करते हैं। तो अगर बुद्धिज्म पर सवाल आए तो वेस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम से कांट को उठा के लिख सकते हैं। अगर कांट पर सवाल आए तो उसका कंपेरिजन हम इंडिया में बुद्धिज्म से कर सकते हैं। यही कंपेरिजन ना, यही इन दोनों चीजों को कैसे एक साथ मिला के लिखा जाए, ये चीज हम आपको सिखाने आए। ठीक है, फिर आते हैं किसकी,
मोरल थिंकर्स में इंडियन एथिक्स पर। अभी तक वेस्टर्न में देख रहे थे। देखिए, पढ़ना ज्यादा नहीं है, एक लाइन के सिलेबस को ही हमने तोड़ दिया कि इसमें से ये चीजें ही पढ़िए जिससे कि आपको सफलता के नजदीक जो आपको ले जा रही है। ठीक है, तो इंडियन एथिकल सिस्टम या इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में, भारतीय दर्शन में हम किनको पढ़ें? सबसे पहले पढ़ना हमें किसके बारे में? धर्म के बारे में, कि धर्म क्या है, धर्म का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, धर्म आजकल की चीजों को कैसे जोड़ने की कोशिश करता है, कैसे तोड़ दे। धर्म कभी तोड़ने की बात ही नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, वो ये कहते हैं कि धर्म को एज अ वेपन यूटिलाइज करते हैं चीजों को तोड़ने में, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट, हम एज ए टीचर, हम धर्म को यूज करते हैं कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स को फॉलो करके दुनिया को यूनिफाइड करने में, वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसको एकीकृत करने में धर्म का प्रयोग कैसे होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बातें कौन कौन सी हैं? पुरुषार्थ की बातें होती है। तो देखो, पुरुषार्थ में क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों का कैसे इथिक्स के पेपर में और बाकी सारे जो सेक्शन में डिवाइडेड है उनमें इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, फिर वहां से आते हैं तो हम भगवत गीता की बात करते हैं कि भगवत गीता में क्या विचार दिए गए हैं जिनको आज के पर्सपेक्टिव में एज ए सिविल सर्वेंट आप कैसे उनका प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, केस स्टडीज पूछ दी जाती है। और ऐसा नहीं कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सिर्फ पेपर 4 में ही काम आएंगे, ये पेपर 1 में भी काम आते हैं, प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जब आप एज एडमिनिस्ट्रेटर आप अपॉइंट होकर एसडीएम होकर पहुंच रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आपके सामने राइज हो गई, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं कि ये फिलोसफिकल सिस्टम के जो दर्शन हैं ये आपको कैसे राइट ट्रैक पर ले आएंगे, वो हम आपको सिखाने के लिए आए। तो ठीक है, फिर गीता के बाद आते हैं, तब फिर आते हैं बुद्धिज्म पर। बुद्धिज्म में 3 से 4 कॉन्सेप्ट रोज पढ़ने हैं। पहला इनका मध्यम मार्ग, दूसरा इनका अष्टांगिक मार्ग, तीसरा इनके जो 4 नोबेल ट्रुथ हैं, और उसके अलावा जो इनके त्रिरत्न है। इसके अलावा मोरल फिलॉसफी में या इंडियन एथिकल सिस्टम में इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ने बैठे तो फिलहाल बुद्धिज्म इतना बड़ा है कि इसको पढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे ना कि कैसे इन 4 पॉइंट्स को पढ़िए। हर किसी में 4-4 पॉइंट याद करेंगे ना, तब भी 20 फिलोसफर है, 80 पॉइंट तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम 80 पॉइंट्स को एज अ चेकर बोर्ड, मैंने जिस दिन अपना पहला वीडियो बनाया था उस दिन बताया था कि आपको मैं 20 पेज में खत्म करा के दिखाऊंगा, और यकीन मानिए जिस दिन ये मेरा लेक्चर खत्म हुआ मैं उसमें आपको गारंटी देता हूं कि 20 पेज में मैं आपको खत्म कराऊंगा। और 20 पेज में ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं हमें, क्योंकि देखो फिलॉसफी में पीएचडी नहीं करने, हमें एथिक्स में पीएचडी नहीं करनी, हमें एथिक्स समझना है। और यही एथिक्स जब हम समझे रहेंगे ना, तो हम इंटरव्यू में भी अगर जवाब देना चाहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि ये वाला सिचुएशन है, आप इसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आप वहां पर कोट कर सकते हैं कि यस दिस फिलोसफिकल सिस्टम, ये जो मोरल थिंकर की फिलॉसफी है ना, उस चीज को हम कैसे यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहां पर देखिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर हम एक साथ इन दोनों को पढ़ते हैं। जैनिज्म में भी 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने भाई। चारवाक की फिलॉसफी सिर्फ हेडोनिज्म, क्रूड फॉर्म ऑफ हेडोनिज्म पर काम, ये फिलोसफिकल सिस्टम बेस्ड है। फिर आती है अर्थशास्त्र की, जो कौटिल्य की लिखी अर्थशास्त्र में, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजों को हम देखेंगे जो कि हमारे पेपर 4 के लिए, इंटरव्यू के लिए, और आगे हमारा जो सिविल सर्विसेज का जब हम नौकरी करेंगे ना, तो उसमें वो कैसे काम आएगा, वो चीजें हमें देखनी। और हम यहाँ आपको ये थोड़ा सिखा रहे हैं कि पेपर 4 में कैसे होगा, पेपर 4 में कैसे उसको टैकल करेंगे, पेपर 1 में उसको कैसे टैकल करेंगे, इंटरव्यू में कैसे टैकल करेंगे, और आप अपने सर्विसेज में उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगले पर आते हैं। देखिए ये यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म, टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है, हमने यहाँ उसको 9 पार्ट में डिवाइड किया है एज ए केस स्टडी मिला के। उस 8 पार्ट में देखिएगा कैसे चुटकियों में ये खत्म होता है। बहुत आसान है, बहुत छोटा सिलेबस है, बस आप उसको किताब में देखते हैं, डी सुब्बाराव की किताब ले लीजिए, लेक्सिकन ले लीजिए, अरिहंत की किताब आती है वो ले लीजिए, क्रॉनिकल वाली जो किताब आती है वो ले लीजिए, पता चलता है ना 400 पेज से नीचे किसी में लिखा ही नहीं है। वो 400 पेज में, 600 पेज में लिखते हैं, वो हम आपको 20 पेज में लिखा के दिखाएंगे। हम जो आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ना, एक्चुअली में अगर आप उसको पढ़ के जाइए ना, तो यकीन मानिए आपके नंबर, आप हमें बताएंगे कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई गॉट दिस मार्क्स, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। चलो, तो अब दूसरा चैप्टर देखते हैं जो इंटीग्रिटी और ह्यूमन इंटरफेस पर काम करता है। इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले चैप्टर जो फोकस किया जाता है वो होता है एप्टीट्यूड, हाउ टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज दैट एटीट्यूड। हमारे पास एक सिचुएशन राइज हो गई, उस सिचुएशन में वो ऑफिसर को कैसे काम करना चाहिए, क्या जजमेंट पास करना चाहिए, वो हमारे बिहेवियरल इंपैक्ट में किस तरह झलकना चाहिए, यही होता है एटीट्यूड। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इस टॉपिक को, उतना ही आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। चलो, तो एटीट्यूड में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना है कि एटीट्यूड है क्या, उसमें भी उसकी एथिक्स, उसमें क्या कहते हैं हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करेंगे, इसके पर्टिकुलर इतिहास में एथिक्स में क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे बड़ा चीज की पढ़ें तो क्यों पढ़ें, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ द एथिक्स पेपर, वो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली यही जो नीड है ना,
क्यों क्यों जरूरत पड़ती है, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ दिया कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एथिक्स, तो हम इसमें भी 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे, बस 5 पॉइंट खत्म। फिर आता है डिफरेंशिएटिंग एथिक्स में, उसमें भी 4-5 पॉइंट, और डिटर्मिनेंट्स में भी 5 पॉइंट। पता चलता है 20 पॉइंट से 25 पॉइंट में ये वाली चीजें खत्म होती हैं। 5-6 स्कोप और डायमेंशंस पर बात खत्म हो गया। फिर देखते हैं, अच्छा इस चीज को हम आपको इलेबोरेट कर रहे हैं 25 से 30 स्लाइड में। इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको बस ऐसे ही इस टॉपिक को बताने, हाँ ऐसे बताने थोड़े आए हैं। हमारा काम सिर्फ यही है आज के इस लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में, कि आप जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से कंटेंट को टच करना है, कौन कौन से कंटेंट को छोड़ देना। किताब में भी अगर आपको मिले तो बेझिझक छोड़ के जाइए। अगर उससे सवाल आता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि देखता हूं मैं कैसे सवाल आ जाता है। नहीं आएगा सवाल, जितना बता रहे हैं उतने में ही आएगा। और बताना भी हमारा लगभग 25 से 28 स्लाइड में है, 26 स्लाइड में हमने इसको कवर किया है, और इतने डिटेल में कवर किया है ना कि हर एक पॉइंट्स को आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कि कौन कौन से अप्रोचेज हैं, कैसे एथिक्स को अप्रोच किया जाता है। उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मेटिव, दूसरा होता है नॉन नॉर्मेटिव। दोनों का डिफरेंशिएशन एक आधे पेज में लिखवा के खत्म कर देंगे। थोड़ी सी दिक्कत उनके लिए अभी हो सकता है जो ये कह सके कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सर तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम का पूरा कंटेंट बना के कि कौन कौन सी चीजों को कैसे अप्रोच करनी है, किताब में से क्या क्या सेक्शन उठा के पढ़ना है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं ना किताब, तो यकीन मानिए आपके नंबर 50% नहीं तो कह सकता हूं 50 से 60% के बीच में बहुत आराम से आएगा, बहुत आराम से। थोड़ी सी मेहनत में 50 से 60% ले आता हूं। हाँ, आप 60 से एबव बिल्कुल आराम से अचीव किया जा सकता है। 60 एंड एबव अचीव करने के लिए आपको करंट अफेयर्स की चीजें पढ़नी होंगी, केस स्टडीज पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और पेपर 1 से 3 के बीच का ही पेपर यहां हेल्प करेगा आपको फिर से। चलो तो देखते हैं, अब बात आती है कि हम पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो पब्लिक सर्विसेज में इस एथिक्स को कैसे यूज करेंगे, और प्राइवेट रिलेशनशिप में इसका क्या यूज है या इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो प्राइवेट रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, और फिर एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन, इसमें भी देखिए ना, तो इनको कि कैसे, मान लीजिए कुछ आप पोस्ट पे एज एसडीएम अपॉइंट हो गए, आपको एक टास्क दे दिया गवर्नमेंट ने कि भाई एक टास्क हम आपको दे रहे हैं और इसको कंप्लीट कराइए। वहां आपको सर्विसेज में आके कोई बताने वाला नहीं कि इसको कैसे करो कैसे ना करो, आपके ऊपर होता है कि वही ऑफिसर सबसे बेहतर होता है ना जो इन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करे, यूटिलाइज करके देखे कि कैसे इसको इंप्लाई किया जाता है। तो उसमें 3-4 थियरीज हैं, वो हम आपको बता देंगे। फिर बात आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की और नोलन प्रिंसिपल के। कॉन्फ्लिक्ट की, मान लीजिए किस सर्विस में है आप, एसडीएम हो जाते हैं, डीएसपी हो जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, इन पोस्ट पर आएंगे तो कई बार ऐसा होगा ना कि एक इंटरेस्ट जो जी होता है, चाहे आपका इंटरेस्ट होगा, आपके सुपीरियर का इंटरेस्ट हो गया, लोगों का इंटरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो गया, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट राइज होती है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है आपस में। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे यूटिलाइज करें आपके अपने इमोशन, इसमें एक टॉपिक इसीलिए बाद में ऐड किया गया था इमोशनल इंटेलिजेंस पर, क्योंकि एज ए ह्यूमन बिहेवियर हम लोगों का भी कुछ ना कुछ, ह्यूमन इंडिविजुअल है तो हमारा कुछ ना कुछ इमोशन होगा, वो इमोशन कहीं ना कहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो अप्रोचेज होते हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है। उन सिचुएशन में हम कैसे काम करें, और एक सिविल सर्वेंट जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ना। तो नोलन साहब ने, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कमिटी बनाई गई थी, नोलन्स कमिटी, उसी ने कुछ प्रिंसिपल सजेस्ट किए थे, 8 प्रिंसिपल हैं, उनको बस 8 पॉइंट को याद रखिए, 8 पॉइंट के बीच में 2 से 3 लाइन लिखेंगे फटाक से, एक पूरा का पूरा। और मैक्सिमम चांस रहता है ना कि हर अल्टरनेट ईयर नोलन्स कमेटी पर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर नहीं भी आ रहे हैं ना तो आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि अच्छा ये बताइए कि हम आपको एसडीएम क्यों बनाएं, तो ये अब वहां सोचने की जरूरत नहीं है, नोलन कमेटी की 8 प्रिंसिपल्स बता दीजिए कि सर ये चीजें हमारे अंदर है। अगर कोई आपसे पूछते ना व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तब भी इन चीजों को बता दीजिए। हाउ डू यू टैकल अ प्रॉब्लम, तब भी इनमें से उठा के देखिए कि ये चीजें हैं, इनको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो ये पेपर सिर्फ आपको पास होने के लिए, मेंस पास होने के लिए नहीं, इंटरव्यू में भी बढ़िया स्कोर करना है, उसके बाद आपके सिविल सर्वेंट जब आप बन जाते हैं उसमें भी कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इन प्रिंसिपल को वहां भी देखेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए 2 चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर शुरू होता है किसका, एटीट्यूड का। तो कोई भी चैप्टर, चाहे एटीट्यूड का हो, एप्टीट्यूड का हो, वैल्यूज का हो, इमोशनल इंटेलिजेंस का हो, या फिर जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी बात होती है, ये 5 चैप्टर में कुछ कॉमन चीजें सब में पढ़नी है। सबसे पहले उनकी हिस्ट्री, दूसरा उनका इंट्रोडक्शन, तीसरा उनका स्ट्रक्चर, डिफिनीशन, चौथा उनका स्ट्रक्चर, पांचवा उसका स्कोप, छठवां उसका डायमेंशन। ये 6 के 6 पॉइंट आपको 5 चैप्टर में कॉमन मिलेंगे
और हर किसी के बारे में दो दो चार चार लाइन, दो दो चार चार लाइन, बस, इससे ज्यादा नहीं। डिफिनीशन भी देखेंगे तो हार्डली 1 से 2 डिफिनीशन, उन 2 डिफिनीशन को आप याद करते हैं और शुरुआत के पैराग्राफ 8 नंबर या 12 नंबर में पूछा जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि पूरा निबंध आपको लिखना पड़े। ज्यादातर लोग करते क्या है कि इतना ज्यादा आपने कंटेंट प्रिपेयर करके चले जाते हैं ना कि आपको 40 नंबर का आंसर दिया जाए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते तो हम 40 नंबर का आंसर प्रिपेयर ही क्यों करें। हमें लिखना 8 नंबर और 12 नंबर, तो फिर टेंशन लेने का काहे का भाई, टेंशन देने का, दूसरे को टेंशन देने का कि 8 पन्ने में ऐसे किसी के सामने निकालो भाई, देखो ये 8 पन्ने 10 पन्ने में या 20 पन्ने में, हार्डली 20 पेज में मेरा पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाए। फिर समझ में आता यार कौन पढ़ा दिया तुझे 20 पेज में, हमने तो 600 पेज की किताब पढ़ी, 600 पेज से हम नोट्स बनाते हैं यार, 100 पेज का नोट्स बना लिया, लेकिन आप बनाएंगे 20% नोट्स में, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं थर्ड चैप्टर में एटीट्यूड में सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, डिफिनीशन के बारे में, स्ट्रक्चर, कंप्रेशन और सिग्निफिकेंस, इसकी जरूरत क्यों है, इसका विशेषताएं क्या है और इसके इंप्लीकेशंस कैसे किए जाते हैं, कैसे इन चीजों में लागू होता है जो आपके करंट सिचुएशंस हैं उनमें, इनको हम देखेंगे। फिर सबसे बड़ी बात आती है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड को सिर्फ 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। मान लीजिए कि आज आपके सामने कोई प्रॉब्लम जनरेट हो गई, उस प्रॉब्लम में आप कैसे एक्ट करेंगे वही होता है एटीट्यूड। मान लीजिए कोई गाना ही सुन रहे हैं आप, एकदम आपका ब्रेकअप हो गया और तुरंत आपको कोई ब्रेकअप वाला गाना सुनाई दिया है ना, तो अचानक आपके कॉग्निटिव डोमेन में वो गाना जाता है, अफेक्टिव डोमेन में वो जाके आपके इमोशंस को टच करता है और बिहेवियरल डोमेन में आके आप रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। तो यही 3 चीजों का मिश्रण ही है एटीट्यूड। जिनका ब्रेकअप हुआ वो समझ सकते हैं, या जिनको नया नया प्यार होता है, बस गाना बज जाए पहला नशा पहला खुमार, फिर तो आप अपने आप को आमिर खान की तरह एक्ट करने लगते हैं। यही होता है एटीट्यूड और कुछ नहीं होता। तो बस एटीट्यूड क्या कि वो बाकी प्रिंसिपल्स को कैसे यूटिलाइज करके और अपने डेली लाइफ में एज अ सिविल सर्वेंट आप उसको कैसे एक्ट करेंगे ना, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि योर बिहेवियर वुड बी बेस्ड ऑन द आइडियल बिहेवियरिज्म। आइडियल, एक आइडियल की तरह लोग आपको मानते हैं। आपके पीछे चलने वाले इतने सारे लोग रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे काम करें। उस सिचुएशन में आप एक आइडियल पर्सन की तरह निकल के आते हैं और तब आपका आइडियलिज्म सबसे अच्छा होता है जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। चलो, तो एटीट्यूड में ये सारी चीजें देखें। इसके बाद के एटीट्यूड फंक्शंस क्या है, ठीक है, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि नॉलेज फंक्शन और वैल्यू एक्सप्रेस फंक्शन का थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, फिर आता है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें भी कि मोरल प्रॉपर्टीज क्या है, पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पॉलिटिकल एटीट्यूड अलग होता है, मोरल एटीट्यूड होता है। एज अ सिविल सर्वेंट आपका एटीट्यूड थोड़ा सा उससे अलग होना चाहिए, और एटीट्यूड अलग होना चाहिए तो होना क्या चाहिए, ये सारी चीजों को हम यहां देखेंगे। ठीक है, फिर बात आती है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था, जैसे कि मान लीजिए कोई इवेंट याद करते हैं, हाँ, अभी जो पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं ना जंतर मंतर पे दिल्ली में, तो वहां पर देखा जाता है कि वहां जो ऑफिसर अपॉइंटेड एज ए मजिस्ट्रेट या एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, तो उसका उन पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक्ट होगा वो उनका एटीट्यूड कहा जाएगा कि किस एटीट्यूड से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखते हैं कि जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है कि हाँ भाई पॉलिटिकल लीडर है तो गलत होगा, या ये हो सकता है कि ये मेल है तो गलत होगा, ये फीमेल है तो गलत होगा, यही तो हमारा एटीट्यूड बताता है। और यही एटीट्यूड को न्यूट्रल रखना, ये काम होता है एथिक्स के पेपर का। ठीक है, तो देखते हैं उसके इंप्लीकेशंस के बारे में कि अगला चलते हैं तो क्या होता है एटीट्यूड। सबसे बड़ी बात की एटीट्यूड के बारे में जब आप पढ़ लिए तो उन एटीट्यूड का सिविल सर्विसेज में क्या योगदान है, या सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन से एटीट्यूड होने जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, जो डेमोक्रेटिक आइडिया चाहे फंडामेंटल राइट में दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर डिफरेंट पार्ट्स में देखा जाए तो दे रखे हैं। सबसे जरूरी होता है कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी, इन तीनों के जो आइडियाज प्रोवाइड किए गए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, उन सारी चीजों को एक जगह करके देखें। ये टॉपिक आपका पूरा तैयार है क्योंकि प्रीलिम्स में आपने इसको पढ़ रखा है। फिर होता है ब्यूरोक्रेटिक, तो आप ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हैं, आप एसडीएम, डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, आरटीयू, बीएसपी बनना क्यों चाहते हो, यही आंसर है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का। एज अ ब्यूरोक्रेट आप सिस्टम में कैसे वर्क करेंगे वो आपको पता है, बस आपको लिखना नहीं आता। हम आपको लिखना सिखाएंगे अपने मेंस के टेस्ट सीरीज के द्वारा, वहां जुड़े रहिए। वो अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, वहां पे आपको पूरे प्रीवियस ईयर भी पेपर सॉल्व कराते हैं, जो न्यू केस स्टडीज बन सकती है हमसे वो भी बनाने की कोशिश करते हैं, और किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए वो हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एराइज हो रही है वो हो रही है करप्शन का। तो करप्शन के बारे में एक पूरा डिटेल बनाया कि करप्शन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, करप्शन प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज अ मोरल पर्सन, एज अ सिविल सर्वेंट की जो मोरालिटी की बात होती है उसमें करप्शन को कैसे टैकल किया जाए, ये सारी चीजें सिखाते हैं हम।
ठीक है। फिर 3 की 3 थियरी दी गई है, जिसमें क्लासिकल, कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल और इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन की जो थियरी दी गई है। और ये भी थियरी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। एक पावलोवियन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये पावलोवियन थियरी के नाम से भी जाना जाता है। जो पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ज्यादातर लोगों ने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि पावलोव ने घंटी बजा के कुत्तों में एक क्लासिकल कंडीशनिंग देखी थी कि जैसे ही वो घंटी बजाते थे कुत्तों में सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता था। ऐसे ही कुछ न कुछ कंडीशनिंग हमारे भी अंदर होती है। वही कंडीशनिंग एज ए सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे उठा, कुत्ता और पावलोव से कोई लेना देना नहीं रह गया। वो जो थियरी प्रोपाउंडेड है क्लासिकल कंडीशनिंग की, कि उन थियरीज का कैसे इंप्लीकेशन करेंगे, वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पर आते हैं तो देखते हैं कि एटीट्यूड में अब बात आती है किसकी, सोशल इन्फ्लुएंस की। क्योंकि ह्यूमन जो भी होता है, इंडिविजुअल है ना, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में निकल रहता है। और सोसाइटी की वैल्यूज जो होती हैं, जैसे कि पहला सोसाइटी होता है वो होता है आपका फैमिली, तो फैमिली का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कई सारे इंस्टीट्यूशन, फिर होता है सोसाइटी, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, फिर होता है कि आप स्कूल सिस्टम में जाते हैं, पीयर ग्रुप का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है जो आपके ऊपर इंपार्ट की जाती है सोसाइटी के द्वारा, उन सारी चीजों को देखेंगे, जिसमें सोर्स, टाइप और उसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि उसका प्रभाव, जो पीयर ग्रुप का प्रभाव होता है, उसी को कहते हैं परसुएशन की। कैसे कोई एक आइडिया आपकी आइडियाज को चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड परसुएशन, या इंपैक्ट या इफेक्ट जो भी पड़ रहा होता है। ठीक है, फिर आता है, देखो 3 चैप्टर के सारी चीजें खत्म हो गई, बस 5 बचा हुआ है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, और फिर हम आपको बताते हैं कि इन चैप्टर्स में पढ़ना क्या है और कैसे उन चीजों को टैकल करना है। अगला चैप्टर आता है कौन सा, वैल्यू। वैल्यू मतलब मूल्य, मूल्य मतलब पैसा नहीं होता है गुरु। जब आप सिविल सर्वेंट बनने चले जाते हैं तो वहां वैल्यूज का मतलब आपके लिए बदल जाता है। ठीक, अब इन वैल्यूज में क्या है कि इनकी डिफिनीशंस क्या है, नॉर्म्स क्या है, सबसे बड़ी बात कि इनके टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके के टाइप्स पाए जाते हैं और उनके फीचर्स क्या हैं, इन सारी चीजों को हम यहां पर उठा के देखेंगे। फिर देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई वैल्यू है तो है, पर जरूरत क्या है इनकी, है तो है, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए ना कि अब वैल्यूज हैं तो इंडिविजुअल की वैल्यूज अलग हो जाती है, फैमिली की वैल्यू अलग हो जाती है, सोसाइटी की वैल्यू अलग हो जाती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वैल्यू अलग हो जाती है, और जब बात एक सिविल सर्वेंट की आती है तब वैल्यूज अलग हो जाती हैं। ठीक, तो उनका इंपॉर्टेंस आपके सिविल सर्विसेज में कैसे है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, वो हम आपको यहां पर बताएंगे। फिर आती है बात की भाई फंक्शन क्या है, कि वो एक्ट कैसे करता है, उसमें भी कि कौन कौन से यूनिवर्सल वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये भी एक वैल्यू है, वर्च्यू हो गया, ये सारी वैल्यू जो यूनिवर्सल वैल्यू है, जो इंसानों ही नहीं जानवरों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि वैल्यूज इंकलकेट की जाती हैं, मतलब वैल्यूज आपके ऊपर इंपार्ट कैसे की जाती हैं, दूसरे लोगों का प्रभाव आपकी वैल्यूज पर कैसे पड़ता है, उसमें भी सबसे पहला रोल जो होता है, प्ले करता है, वो करती है फैमिली। क्योंकि आप फैमिली में रह रहे हैं, आपकी ग्रोथ सबसे पहले वहीं स्टार्ट होती है। आप बोलना, चलना, उठना, बैठना, सारी चीजें सीख रहे होते हैं, तो आपके फैमिली की कोई वैल्यूज और नॉर्म्स होती है, वो आपके ऊपर सबसे पहले प्रभाव डालती हैं। तो उनमें जाके देखते हैं ना कि फैमिली की कौन सी वैल्यूज है, कोर फैमिली की वैल्यूज हैं जो आपके ऊपर कैसे वो प्रभाव डाल रही हैं। फिर उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि फैमिली के बाद बच्चा निकलता है सबसे पहले जाता है पीयर ग्रुप उसको मिलता है, और वो मिलता है कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करता रहा, तो वहां से जो वैल्यूज हमें सीखने को मिलती हैं, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने टीचर से, अपना जो पीयर ग्रुप होता है उनसे, उनको देखेंगे कि कैसे वो सिविल सर्वेंट बनने में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में वो किस प्रकार से यूटिलाइज होती हैं, किस प्रकार से सहायता करती हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे इस वैल्यूज वाले सेक्शन में। फिर बात आती है, अगला 5वां चैप्टर स्टार्ट हो जाता है किसका, एप्टीट्यूड का। फिर वही फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। अभी तक हम वैल्यूज देख रहे थे, फैमिली का एक पर्सन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पीयर ग्रुप का एक पर्सन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जहां काम करता है उसका ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब वो सारी वैल्यूज एक साथ इकट्ठा होकर एज ए सिविल सर्वेंट आपके ऊपर क्या इंपैक्ट डालती हैं, और आपके अंदर उन वैल्यूज को कैसे, ये क्या कहते हैं, जागृत किया जाए, कैसे आपके अंदर सुदृढ़ किया जाए, इन सारी चीजों को हम यहां देखेंगे। जिसमें फिर बात आती है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बिल्कुल एकदम आसान से एक लाइन खींचेंगे, दोनों को 2 पार्ट में कर देंगे कि व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज एप्टीट्यूड। दोनों के अंदर मैक्सिमम चांस है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर पूछ लिए जाते हैं। फिर बात आती है, जैसे देखिए एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की बात यहां पर लिखी गई है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अभी तक का क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि मोरलिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस है,
फिर पूछा जाता है कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस है, एटीट्यूड और वैल्यूज के बाद डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, उन सारी चीजों को देखेंगे। फिर वही बात, जब एप्टीट्यूड की बात आती है सबसे पहले उसकी डिफिनीशन, फिर टाइप, फिर स्कोप, फिर प्रिंसिपल, और फिर एज ए सिविल सर्विसेज में उसका क्या योगदान है, उन सारी चीजों को देखिए। मीनिंग, टाइप, एबिलिटी, स्किल, इन दोनों के बीच में अंतर, फिर नीड क्या है, क्यों हमें सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट को एप्टीट्यूड की क्या नीड है, उन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि ये पांचवा, अब इसमें वही देखिए सवाल सेम पूछा गया है कि फाउंडेशनल वैल्यूज की बात कर रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। ट्रेड्स ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, फिर यही नोलन कमेटी वाली बात आती है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट की बात आती है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो मैक्सिमम क्वालिटीज आपको फैमिली, आपके फ्रेंड से सीखने को मिली है, बस आपको उसका नाम नहीं याद आता है। उन नाम को हम एक चार्ट बना के दे देंगे कि बस इतनी चार्ट है, आप खुद आप एग्जामिनेशन हॉल में याद करके नहीं जाइएगा। एक क्लासिकल कंडीशनिंग वाली बात होती है कि जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे ओहो ये वाली वैल्यूज हैं, वो अचानक से याद आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए सड़क पे चलते हुए कोई बहुत सुंदर लड़की दिखाई दे जाती है ना, या बहुत सुंदर हैंडसम लड़का दिखाई दे जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें प्रीवियस यादें ताजा हो जाती हैं कि भाई ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। वैसे ही हम आपको एक चार्ट पे लिख के ये सारी चीजें इतनी आसानी से याद कराएंगे ना कि फिर आपको अचानक जैसे ही आप एग्जामिनेशन में या बैठेंगे आपको लगेगा हाँ यार ये सारी चीजें तो ऐसी थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में हम आपको यहाँ पर दे देंगे। फिर देखते हैं भाई एटीट्यूड और एप्टीट्यूड वाले चैप्टर में ही कि इंटीग्रिटी क्या होती है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज में क्या है, और सबसे बड़ी बात टॉलरेंस और ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस की। अभी फिर वही बात की आप तुरंत का कोई एक इंसिडेंट हुआ हो ना, कोई भी इंसिडेंट जो आपको याद हो पिछले 1-2 महीने में हुआ, उसमें देखिएगा कि एज ए सिविल सर्वेंट आपकी टॉलरेंस लेवल क्या है, कि कैसे उन चीजों, टॉलरेंट का मतलब ये होता है कि किनारे कर देना, नहीं नहीं नहीं, टॉलरेट का मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपना इमोशनल कितना बैलेंस बना के चल रहे होते हैं, वही कहा जाता है टॉलरेंस। मेकिंग एन इमोशनल बैलेंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड टॉलरेंस। फिर बात आती है कि कितनी ऑनेस्टली आप काम वहां पर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कितना ट्रूथफुल है, कितना तत्पर उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए। तो फिर वो सारी चीजें, इनके डिफिनीशंस क्या हैं, इनको कैसे लिखेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तब फिर उनको कैसे लिखा जाएगा, वो चीजें हम आपको 1-2 पन्ने में लिखवा देंगे बहुत आराम से। नोलन कमेटी और सेकंड एआरसी रिफॉर्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको भी हम यहां से देखेंगे कि कैसे उनको टैकल किया जाएगा। फिर देखिए 5 चैप्टर खत्म हो गया, बचा है सिर्फ 3 चैप्टर, आप उठा के सिलेबस देख लीजिए, बस इतनी सी चीजें बताइए, जुड़े रहिए, भागिएगा नहीं। सबसे बड़ी बात, इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपनी कॉपी में चिपका लीजिए कि मुझे जब भी पढ़ना है यही कंटेंट पढ़ना है, इसके ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो कमीशन की वेबसाइट पर दे रखा है ना वो बहुत ही छोटा दिया हुआ है, उसको हम डिफरेंशिएट आउट करके अलग अलग करके हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको फर्दर जब भी आप एग्जाम देते हैं पढ़ने में आपको आसानी होगी। बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस के, कि कैसे आप अपने इमोशन को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपके जो पर्टिकुलर इमोशंस हैं, जो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज हैं, और जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अराइज हुए नॉर्म्स हैं, उन तीनों के बीच में आप अपने आप को, अपनी फैमिली और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करके एक बैलेंस अप्रोच से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज, नॉर्म्स, इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कितना बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, जिससे करा रहे होते हैं ना, जो भी चीजें फैक्टर आपके दिमाग में उस समय आपको स्टेबल बनाई रहती है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो फिर देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस में सेम वही चीज दोबारा रिपीट हो रही, क्या भाई, डिफिनीशन हो गया, टाइप हो गया, फंक्शन हो गया, इनके बारे में देखेंगे कि इमोशंस के बारे में क्या कह रहा है, और फिर इंटेलिजेंस के बारे में क्या कह रहा है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कह रहा है। अब इसमें देखेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ मॉडल दिए गए हैं, जिसमें डैनियल गोलमैन का मॉडल मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ऐसे ही उधर पीछे उठाते हैं तो सेकंड एआरसी के रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, नोलन्स कमेटी पर क्वेश्चन आते हैं, फाउंडेशनल सिविल सर्वेंट के वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन आते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन आते हैं। या तो सीधे सीधे वो टॉपिक पूछ देगा, नहीं तो उससे रिलेटेड कोई प्रिंसिपल दे देगा, जिससे कि आपका जो पैराडाइम है वो चेक किया जा सके कि कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे ज्यादा मॉडल दिया हो तो किताब में छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा मॉडल पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और आप देखेंगे ना एक पढ़ने के बाद कि 50 से 60% क्वेश्चंस मॉडल्स के ना आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि एडवांटेज क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इंपॉर्टेंस क्या है आपके वर्क प्लेस पर, और गवर्नेंस में इंपॉर्टेंस क्या है आपके लीडरशिप में। लीडरशिप की क्वालिटी जब आप पढ़ेंगे ना पोस्ट कॉर्प थियरी के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि यस, सिविल सर्वेंट इज नॉट अ सिविल सर्वेंट ओनली, बट ही इज अ मैनेजर, ही इज अ लीडर, ही इज अ influential personality into that particular area.
ठीक है, फिर देखते हैं कि इसमें इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, डाउन साइड्स क्या हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। फिर देखते हैं किस बात पर आते हैं, सबसे बड़ा सवाल आता है ऑनेस्टी पर। जो वर्च्यू है ऑनेस्टी या ईमानदारी, उसको एथिक्स के पेपर में हम प्रोबिटी के नाम से जानते हैं। ईमानदारी जो ऑनेस्टी होती है, प्रोबिटी मतलब सत्यता नहीं होती, सत्यनिष्ठा होती है। तो हम देखते हैं कि कैसे ऑनेस्टी और प्रोबिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑनेस्टी कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह काम कर रही थी, प्रोबिटी किस तरह से सिविल सर्विसेज में काम कर रही होती है। तो वही प्रोबिटी और गवर्नेंस के बारे में पढ़ने आए हैं। तो वही सेम चीज प्रोबिटी की सबसे पहले तो डिफिनीशन याद करेंगे, उसके बाद उनके प्रिंसिपल्स देखेंगे क्या क्या है। फिर बात आती है गवर्नेंस में, तो गवर्नेंस में प्रोबिटी एक ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, प्रोबिटी क्या होती है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा समस्या खड़ा हुआ है आज भारतीय समाज में, वो है करप्शन। इवन करप्शन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। अभी आप कहिए कि करप्शन बढ़ गया, ये बात मैं मान भी लूं, लेकिन करप्शन एक नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं कतई नहीं मानने वाला, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की किताब में भी करप्शन के बारे में कहा गया है। ठीक है, वहां से ही ये चला आ रहा है। अगर वहां कोई एक सिस्टम मशीनरी खड़ी हो रही है ना, तो उसके ड्रॉबैक में, उसके कमजोरियों में, उसको रोकने के लिए एक जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था, वो होता है करप्शन। और यहाँ पर सिविल सर्विसेज में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खड़ी हुई है भारत सरकार के सामने ना, कि कैसे इस प्रोबिटी को मेंटेन किया जाए, कैसे करप्शन को कम किया जाए, वो देखेंगे। ठीक ठीक, फिर उसके बाद उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीजों को देखेंगे। फिर देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जब आ रहे थे, तब आपके क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, कोड्स और वैल्यूज में क्या कॉन्फ्लिक्ट राइज होती है, क्या रिलेशनशिप होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो वर्क कल्चर की बात की जाती है कि वर्क कल्चर सिविल सर्विसेज का कैसा है, क्योंकि प्राइवेट का और पब्लिक का दोनों के कल्चर में अंतर होता है। तो उसमें भी एक पर्टिकुलर ये क्या कहते हैं, कंपैरिजन हम पढ़ेंगे, जिसमें कि टाइप, एटीट्यूड्स और कैसे उन चीजों को इंप्रूव किया जाए, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर होता है कि उस पर्टिकुलर एथिकल जो कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हम सीख रहे होते हैं, उनको पब्लिक फंड्स में या पब्लिक स्फीयर में कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ये सारी चीजें। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एथिक्स प्रिंसिपल से ज्यादा एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, उन सारी एप्लीकेशंस को हम यहाँ देखेंगे। फिर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है करप्शन। अगर आपसे नॉर्मली पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज करप्शन, तो डिफाइन करने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम करप्शन कहें तो कहें किसको, ऑनेस्टी कहें तो कहें किसको। ठीक है, तो वो सारी चीजें, करप्शन की डिफिनीशंस क्या है, उनके स्कोप क्या है, उसमें किस किस फील्ड में कैसे कैसे करप्शन काम कर रहा है, कैसे उसको हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होता है सिविल सर्विस से, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहां हम देखते हैं। फिर देखते हैं कि उसके फॉर्म्स कौन कौन से, क्लासिफिकेशन क्या है, मोड्स क्या है, नेचर क्या है। फिर उसके बाद की डिविडेंड बिहेवियर की तरह की कैसे करप्शन आपको आपका रास्ता से, मार्ग से भटकाने का कार्य करता है, और फिर वो आपको वापस उसी ट्रैक पर कैसे ले आया जाए, स्ट्रेटेजीज टू टैकल करप्शन की, कैसे उन चीजों को कर्व किया जाए, किस स्ट्रेटेजी और किस मेथड से उन सारी चीजों को जंजीरों से पकड़कर रोका जाए, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। फिर बात आती है किसमें, सिविल सर्विसेज की वैल्यूज पर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स क्या होता है। ये आपका आखिरी एथिक्स का टॉपिक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कभी लूथर गुलिक का मॉडल है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उसके स्टेटस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात की चैलेंजेस क्या हैं इसमें, एथिकल स्टैंडर्ड्स में क्या कौन से चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं सिविल सर्विसेज में, उन सारी चीजों के बारे में हम 1 से 2 पेज में पढ़ेंगे। फिर अब बात आती है एथिकल कंसर्न्स और डिलेमा का, कि क्या डिलेमा की कंडीशन क्रिएट हो गई है, और कौन कौन से एथिकल कंसर्न हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आप बनेंगे तब आपको मिलेंगे तो बहुत सारे आपकी पर्सनल इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स, गवर्नमेंट के इथिक्स, सरकार के इथिक्स, डेमोक्रेटिक इथिक्स, ये सारी चीजें कैसे आपस में उलझ सी गई है, फूड वेब की तरह बना रही हैं। उन चीजों के बीच में आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बैलेंस करके एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को अपनाकर, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड का हेल्प लेके कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। जो आपकी केस स्टडी, इंटरव्यू और आपके पर्टिकुलर जिस भी जगह पर आप पोस्टेड होंगे वहां आपके साथ कैसे काम आएगा, उन सारी चीजों को देखेंगे। फिर बात आती है कि एथिकल गाइडेंस है तो उनके सोर्सेज क्या है, उनके कंसाइंस क्या है, उनके कानून, नियम कानून क्या है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नमेंट। जब आप नोलन कमीशन की प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सेकंड एआरसी के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो सबसे पहली क्वालिटी जो बताई गई है सिविल सर्वेंट के बारे में वो होता है अकाउंटेबिलिटी। वो जिस भी टास्क को आपको दिया गया परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए अकाउंटेबल आप होते हैं, चाहे आप प्राइवेट इंटरप्राइजेज में काम कर रहे होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में काम कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होते हैं, जब पुलिस वाले की तरह काम कर रहे होते हैं, जिस भी पोस्ट पे होते हैं, जिस पर्टिकुलर चीज की अकाउंटेबिलिटी क्या है और एथिकल गवर्नेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर चीज में देखेंगे।
फिर बात आती है वही मोरल वैल्यूज गवर्नमेंट्स में किस तरह से काम करेंगी और कैसे उन मोरल वैल्यूज को आपके अंदर बढ़ाया जाए, एक सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे उसको इंकलकेट किया जाए, उस पर क्वेश्चन बेस्ड जब भी होते हैं, चाहे इंटरव्यू में हो जाए चाहे मेंस में हो जाए, दोनों जगह पर उन चीजों को हम देखेंगे। फिर एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस स्टडीज की जो भी चीजें हैं, इन सारी चीजें, इन प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दे रखेगा, उस सिचुएशन में क्या क्या कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से कंडीशन से इन्वॉल्व है, वो किसके अंडर आता है, कौन कोई नहीं बता देगा कि इन प्रॉब्लम्स है। अब इस प्रॉब्लम्स बताओ, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम, एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम, वैल्यूज का प्रॉब्लम, या किसी और चीज का प्रॉब्लम है, किस पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो रहा है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो जो एथिकल इश्यूज हैं, किसमें अभी तक आपने नेशनल लेवल पे देखा था, और उसको फिर इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल फंडिंग और जो भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना, वहां जाकर देखते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो बहुत सारी ट्रीटीज हो रही होती है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हो रही होती है, जिनको कहा जाता है देश से फॉलो करिए। अगर वो देश के ऊपर फॉलो करना है, उसको आपके पर्टिकुलर एरिया में भी लगाना हो, तो कैसे वहां पर कैसे प्रिंसिपल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, कैसे उन प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस बनाया जाता है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब केस स्टडी की बात आती है तो हम केस स्टडी में आके देखेंगे कि कैसे किसी सिचुएशन को टैकल करना है, और वो सारा चीज हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे भी। और आपको दुरुस्त करने के लिए हमने कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है मेंस की, उसको आप ज्वाइन करिए। वहां आपको एक होता है ना कि घोड़े आप देख रहे होते हैं, शादी विवाह में जाते हैं ना, तो घोड़ों के किनारे ऐसे बांध दिया जाता है ताकि ना इधर देख सके ना इधर देख सके। वही काम करने के लिए वो दोनों जो साइड में लगाया गया है ना हिंड्रेंस, वो हम है कि हम लगेगा आपको कि हम हिंड्रेंस हैं, हम आपको थोड़ा कटेल कर रहे हैं, आपको लिमिटेड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम आपको लिमिटेड कर रहे हैं तो एक फोकल लेंथ पर लिमिटेड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम आपको पिन पॉइंट कर रहे होते हैं। जैसे कि उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, आप में से बहुतों ने जलाया होगा ना कि पेपर ले लीजिए सूरज के सामने रखिए, तो उसके पर्टिकुलर फोकल लेंथ पर जब आप एडजस्ट कर रहे होते हैं तो वहां उसमें आग लगा देता है, वो जला के राख कर देता है। वही लेंस का काम हम लोग करने आ रहे होते हैं कि इतनी सारे डिस्क्रिटेड बंडल ऑफ एनर्जी जो आपकी तरफ सूर्य के जैसे एनर्जी होती है, वैसे आपके अंदर भी एनर्जी है, उन सारे एनर्जीज को एक साथ कल्मिनेट करके एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पर जब हम कंसंट्रेट करें तो आग लगा देंगे, आग, ये बात होती है। तो ये आग लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है हमें सूर्य की एनर्जी जो आपके अंदर निहित है। तो एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ फोटॉन्स, आप इकट्ठा होइए, हम लेंस की हेल्प लीजिए, और फिर वो जो मेंस और इंटरव्यू और एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी जो लेवल्स है ना, उनको पार करने में हम देखिए कैसे आपका फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं, उन सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज जो होती थी वो होती थी सिलेबस। तो सिलेबस को हमने डिटेल में स्टडी किया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप चाहे जो किताब ले लीजिए, लेकिन जितना बताया जा रहा है अगर आप उतना कर लेंगे तो वाकई मानिए कि आप वही एनर्जी है जो इस उत्तल लेंस के थ्रू जाके आग लगा देंगे। तो आग लगाने के लिए तैयार हो जाइए और जीएस फोरम के ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाइए। जो भी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन दे जा रही है उनको फॉलो करिए, मैं गारंटी देता हूं आप 100% सक्सेसफुल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं यहां पर अपने क्लास एंड करता हूं। अगली क्लास में हम देखेंगे अपने पर्टिकुलर पहले टॉपिक को, मोरल थिंकर्स को, और फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे उन चीजों को पढ़ें, उनके क्या कोर कॉन्सेप्ट है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।